पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियन जो था वो यहाँ पर अपने मार्शल सॉवरेन के पावर का इस्तेमाल कर पा रहा था, जिस वजह से उसका पूरा का पूरा लुक चेंज हो गया होता है और वो काफी ज्यादा खतरनाक नजर भी आ रहा था। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एंसेस्टर के साथ भिड़ चुका था ताकि उसकी वाट लगा सके। उनके बीच में बहुत ज्यादा जबरदस्त फाइट होती है। वो एंसेस्टर जो था वो यहाँ पर चैंतिया से उसका फैमिली ट्रेजर लेने के लिए आया हुआ था ताकि चैंतियन को मारकर उससे वो फैमिली ट्रेजर हासिल कर सके, लेकिन चैंतियन उससे वो देना नहीं चाह रहा था, तो इसी वजह से चैंतियन उसके साथ भिड़ जाता है। ये फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक थी जिसमें चैंतियन एंसेस्टर को काफी कड़ी टक्कर देता, मार मार कर उसने एंसेस्टर की हालत खराब कर दी थी। पर तब भी एंसेस्टर इतनी जल्दी तो हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियन ने अपने दोनों जो उसके पास एम्परर है, एक स्वॉर्ड एम्परर और दूसरा वाला एम्परर, दोनों के स्पिरिट को समन कर लिया था, जो कि इतनी पावरफुल और इतनी खतरनाक लग रही थी जिसकी कोई हद नहीं होती है। एंसेस्टर जो था वो यहाँ पर चैंतियन से कहने लग जाता है कि ये तो सिर्फ एक मामूली सी सोल है, तुझे क्या लगता है कि ये सोल मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी? कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये सोल मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकती है। मैंने हजारों साल तक की अपनी प्रैक्टिस की है, तू जैसे ही बचकानों से लड़ने के लिए, तो अब यहाँ पर मौका आ चुका है सारी की सारी टेक्निक का इस्तेमाल करने का तुझ पर। देखता हूँ कि तुम मुझसे कैसे बच सकता है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। निकाल ले जितनी भी स्पिरिट को तुझे बाहर निकालना है। इसके बाद वो जो एंसेस्टर था वो यहाँ पर रीइंकार्नेशन फॉर्मेशन को समन करना शुरू कर देता है। जैसे ही फॉर्मेशन का अटैक यहाँ पर जाकर चैंतियन को लगा था, चैंतियन अटैक तो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फॉर्मेशन ने तुरंत ही यहाँ पर उसकी जिंदगी के जो साल थे उसको खत्म करना शुरू कर दिया था। ये रीइंकार्नेशन वाला फॉर्मेशन था तो वो किसी भी बच्चे को बूढ़ा करके जगह पे मार सकता है और चाहे तो उसको वापस से जिंदा भी कर सकता है। बिल्कुल लाइफ और डेथ की जो पावर होती है ना, उस तरह से काम कर रहा था ये, जो देखकर चैंतियन भी हैरान रह जाता है कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है। टेक्निक तो कमाल की थी, पर ये प्रॉब्लम थी कि एंसेस्टर के पास उतनी पावर नहीं थी कि ये टेक्निक का अच्छे से इस्तेमाल कर सके। वो एंसेस्टर यहाँ पर अपने अटैक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है ताकि चैंतियन की जान ले सके, जिस वजह से फॉर्मेशन के अंदर से और खतरनाक पावर बाहर निकल रही थी। लेकिन चैंतियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चैंतियन बस यहाँ पर खड़ा था और जैसे वो एक चुटकी क्या बजाता है, वो जो फॉर्मेशन था वो यहाँ पर चकनाचूर होकर खत्म हो चुका था। फॉर्मेशन को यहाँ पर बायतन ने चुटकी बजाते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस वजह से उसकी जो जिंदगी के साल कम हुए थे वो वापस उसको मिल जाते हैं। एंसेस्टर देखकर पागल हो चुका था कि नहीं, ये नहीं हो सकता। इसने एक हाथ से वो भी चुटकी बजाते हुए मेरे फॉर्मेशन को कैसे तोड़ा? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये फॉर्मेशन कोई मामूली फॉर्मेशन नहीं था। इस वजह से वो जो एंसेस्टर था वो यहाँ पर किसी तरह की डीमन पिल का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से चैंतियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चैंतियन इस पिल को भी 1 सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय कर चुका था। एंसेस्टर के पास जितने भी अटैक होते हैं वो एक के बाद एक करते हुए जितने भी इसके अटैक थे सबको चैंतियन के ऊपर इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन चैंतियन वहां पर खड़ा एक एक हाथ से उसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था। एंसेस्टर ये चीज देखकर पागल हो जाता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ, मेरे सारे अटैक इतनी आसानी से कैसे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो वो यहाँ पर अपनी एक हेवनली स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी स्वॉर्ड थी, और उसकी मदद से वो यहाँ पर चैंतियन के ऊपर अटैक करने को तैयार था। लेकिन वो अटैक यहाँ पर चैंतियन के ऊपर लग क्या पाता कि चैंतियन भी अपनी ऑरा की मदद से एक स्वॉर्ड क्रिएट कर लेता है, जो कि उस हेवनली स्वॉर्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जो एक ही अटैक देकर मारते हुए उस हेवनली स्वॉर्ड को तो डिस्ट्रॉय करती है, साथ ही एंसेस्टर की भी वाट लगा चुकी थी। एंसेस्टर जब यहाँ पर हारने वाला था तो वो एक घटिया तरीका आजमाता है। वो सीधा जाता है और चैंतियन के जितने भी दोस्त वगैरह थे सभी को पकड़ लेता है और चैंतियन से कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तेरी यही कमजोरी है, अगर मैं इन लोगों को तकलीफ दूं ना तो तू अपने आप ही खुद को सरेंडर कर देगा, क्योंकि तू इनको तकलीफ में नहीं देख सकता है। बस एक बार तू सरेंडर करे उसके बाद। लेकिन वो अपना सेंटेंस पूरा ही क्या कर पाता कि चैंतियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबको वहां पर बचा लेता है और बस एंसेस्टर से कहता है कि क्या उसके बाद जरा सेंटेंस पूरा करेगा या फिर मैं ही करके तुझे दिखा दूं। चैंतियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जमीन के अंदर से चेन्स को बाहर निकालता है और उन चेन्स ने पूरी तरह से जकड़ लिया था एंसेस्टर को। यहाँ पर एंसेस्टर की हालत खराब, वो यहाँ पर अब हिल भी नहीं पा रहा होता है, उसका पूरा अंचर पंचर यहाँ पर ढीला हो चुका था। चैंतियन यहाँ पर कहता है कि अब मैं तुझे बताता हूँ कि मरना किसे कहते हैं। जब से तू डायलॉग बाजी कर रहा था, अटैक मैं करके दिखाता हूँ कि किसे कहा जाता है अटैक। वो एक के बाद एक करते हुए बिजलियों वाले अटैक देकर मार रहा था उस एंसेस्टर को, जिस वजह से एंसेस्टर की हालत खराब हो जाती है। एंसेस्टर यहाँ पर चिल्लाते हुए एल्डर वेंथियान और वो जो दूसरा वाला एल्डर था जो कि अच्छा इंसान
इंसान है उससे कह रहा था कि वहां पर दूर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, आओ मुझे बचाओ और इस चैंपियन को मारो, ये मुझ पर जब तक अटैक कर रहा है ना पीछे से इसके ऊपर हमला करो, ये मर जाएगा, यही हमारे पास मौका है, हम ये मौका नहीं गवा सकते। लेकिन वो जो अच्छा वाला एल्डर था वो यहाँ पर कहता है कि माफ करना एंसेस्टर, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जो कर रहे हो ना वो गलत है। चैंपियन अच्छा इंसान है तो मैं उसको यहाँ पर धोखा नहीं दे सकता। ये सुनकर उस एंसेस्टर के दिमाग में आग लग जाती है कि तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस सेट को प्रोटेक्ट करने में, इसको पावरफुल बनाने के लिए, लेकिन तुम लोग ने मुझे क्या एहसान दिया, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मेरी मास्टर ने अपनी जिंदगी लगाई थी इस सेट को बनाने में, उसी को वापस से जिंदा करने के लिए तो मैं ये सब कर रहा था, लेकिन तुम लोगों को उनका भी एहसान नहीं देखा गया, तुम एक गद्दार का साथ दे रहे हो जो कि ये चैंपियन है। लेकिन चैंपियन को तो एंसेस्टर की बातों से दिमाग में आग लग चुका था, तो वो ऐसा थंडर वाला अटैक देकर मारता है कि एंसेस्टर की वहां पर जान चली जाती है। एंसेस्टर यहाँ पर मर चुका था और उसके मरते साथ ही उसकी जितनी भी पावर होती है वो फटाक से चैंपियन की जो डीमन मार्शल स्पिरिट थी वो एब्सॉर्ब कर जाती है, जिस वजह से उसकी पावर बढ़ चुकी थी। डीमन मार्शल स्पिरिट भी यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। एल्डर वेंथियन यहाँ पर चैंपियन से कहता है कि चैंपियन मुझे माफ कर देना, जानता हूँ मेरी गलती है और मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दोगे तो बेहतर होगा। चैंपियन के दोस्त वगैरह कहते हैं कि छोड़ना नहीं इसको, ये एल्डर वेंथियन भी घटिया इंसान है, हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर चैंपियन एल्डर वेंथियन की जान नहीं लेता और अपने सारे के सारे दोस्तों को लिए वहां से वो चला जाता है। उसने किसी को भी नहीं मारा सिवाय उस एंसेस्टर के। जैसे वो गया था बाकी लोग यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाते कि ये चैंपियन कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया, वो किसको मिला उसका ट्रेजर, किसी को पता है क्या? तो एल्डर वेंथियन कहता है कि चैंपियन मर चुका है, हमारे एंसेस्टर नहीं है उस चैंपियन की जान ले ली। एल्डर वेंथियन यहाँ पर सभी को झूठ कह रहा था कि चैंपियन के मरने के बाद उससे वो ट्रेजर भी हमारे एंसेस्टर ने हासिल कर लिया है, इसलिए तुम आउटसाइडर यहाँ से दफा हो जाओ वरना हमारे एंसेस्टर तुम सबकी जान ले लेंगे। क्योंकि एल्डर वेंथियन को पता था कि अगर बाकी लोगों को पता चला कि एंसेस्टर मर चुका है तो वो लोग इस सेट के ऊपर हमला करते हुए कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सभी को यहाँ पर उसने डराने के लिए ऐसा कह दिया कि एंसेस्टर भी बचा हुआ है, उनको ट्रेजर भी मिल गया है और हमारा सेट पावरफुल होने भी वाला है। जो चीज देखकर सभी लोग कहने लग जाते कि चैंपियन तो इतना पावरफुल था, वो इतनी अचानक से कैसे मर गया, हमें दाल में कुछ तो कुछ काला लगता है। लेकिन वो लोग यहाँ पर कुछ सवाल कर नहीं पाते क्योंकि किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं होती सवाल करने की। और एल्डर वेंथियन का ही कहा सच मानकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। जाते जाते भी चैंपियन ने इस सेट का फायदा कर ही दिया क्योंकि यहाँ पर इतने साल उसने गुजारे थे, इतनी कल्टीवेशन करी थी, इस वजह से उसने इस सेट को बर्बाद नहीं किया। एल्डर वेंथियन को भी एहसास होने लग जाता है कि मैंने बहुत गलत किया है चैंपियन के साथ, वो बहुत अच्छा इंसान था, मैं भी लालच में आ गया, अपने एंसेस्टर की बातों से प्रेरित होकर मुझे ये नहीं करना चाहिए था। उम्मीद है कि अब जहाँ पर भी चैंपियन रहेगा वो अपने आगे के सफर में बस कामयाबी हासिल करेगा। दूसरी तरफ हम यिंगर को देखते हैं जिसने खुद को सरेंडर कर दिया था उस प्रिंस से शादी करने के लिए ताकि वो चैंपियन को कुछ होने ना दे। तो वो उसी चैंपियन को याद कर रही होती है महल के अंदर रहकर। उसने याद में चैंपियन की उसका एक गुड़िया बनाया था और अपनी भी एक गुड़िया बनाई होती है और वो दोनों के साथ खेल रही थी। वो कहती है कि चैंपियन न जाने अब तुम कैसे दिखते हो, कितने दिन हो गए हम दोनों की मुलाकात हुए, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई और भी लड़की तब तक आ गई होगी ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बहुत सारी लड़कियां तुम पे मरती थी, मैं नहीं चाहती कि कोई और भी लड़की वो जगह ले जो कि मेरी है तुम्हारे दिल में। न जाने कब हमारी मुलाकात हो पाएगी। लेकिन तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है जो यहाँ पर आने के बाद यिंगर से कह रहा था कि देखो तुम्हें अब न चैंपियन के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि चैंपियन अब नहीं रहा, उसे मार दिया गया है। सेट के एंसेस्टर ने चैंपियन की लड़ाई के दौरान जान ले ली। इसको यहाँ पर वही खबर मिली थी जो कि एल्डर वेंथियन ने फैला दिया था कि चैंपियन मर चुका है और उसका ट्रेजर भी हासिल हो गया। तो वही खबर उसने यहाँ पर आकर यिंगर को बता दिया। ये सुनकर यिंगर को तो बिल्कुल सदमा ही लग जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो कहती है कि आपको गलतफहमी हुई होगी, चैंपियन बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसको जल्दी कोई नहीं मार सकता, तो वो इतनी आसानी से कैसे मर गया। नहीं ये झूठ है, मुझे इस बात पे यकीन ही नहीं है, चैंपियन नहीं मर सकता। चैंपियन तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम यहाँ पर आओगे और इस शादी को होने से पहले मुझे बचाओगे, तो लेकिन तुम मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं किसकी याद में यहाँ पर रह पाऊंगी, मुझे यहाँ पर नहीं रहा जाएगा। बेचारी फूट फूट कर वहां पर रोने लग जाती। वो कहती कि ये सारी खबर झूठ है, मैं जब तक ये चैंपियन को मरे हुए नहीं देखती ना मुझे यकीन नहीं होगा क्योंकि वो मर ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो मर गया है ना तो जिसने भी उसके साथ ये हरकत की है सच में कहती हूँ कि मैं उसको काट कर खत्म कर दूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं उसको जिसने मेरे चैंपियन को मारा है। इसके
बाद हमें करीब 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां चैंटियन को अभी तक के होश नहीं आया था। जब उसने एंसेस्टर के साथ फाइट की थी ना, तो उसी टाइम वो बेहोश हो गया था फाइट के बाद, और वो पिछले 6 महीने से बेहोश ही पड़ा था। इस चीज से सभी के लोग टेंशन में होते हैं। चैंटियन के दोस्त वगैरह काफी ज्यादा परेशान थे इस चीज को लेकर कि चैंटियन को कब होश आएगा। स्वॉर्ड एम्पायर और दूसरा वाला जो एम्पायर था वो यहाँ पर बताने लग जाते हैं कि चैंटियन ने जब एंसेस्टर से फाइट की ना, तो उसकी बहुत ज्यादा पावर जो थी वो एग्जॉस्ट हो गई। उसने फोर्सफुली इतनी भयंकर पावर का इस्तेमाल किया जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। वो पावर, चैंटियन का जो शरीर था वो शरीर इतना स्ट्रांग नहीं कि उस पावर को ढंग से संभाल पाया। उस टाइम तो उसने एंसेस्टर को मार दिया, लेकिन एंसेस्टर के मरने के बाद जब चैंटियन ने अपनी पावर को शांत किया, तब उससे पता चला कि उसके शरीर के ऊपर कितना भयंकर असर पड़ा है। इसी वजह से वो यहाँ पर बेहोश हो गया। 6 महीने से वो बेहोश पड़ा हुआ है, और ये तो हम भी नहीं कह सकते कि चैंटियन को दोबारा होश कब आएगा या उसे होश आएगा या नहीं आएगा। ये बात तो है कि वो अभी जिंदा है, लेकिन वो पूरी तरह से रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सब के सब एकदम ज्यादा टेंशन में जा चुके थे चैंटियन को लेकर कि चैंटियन तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए, आखिर हम करें क्या चैंटियन को बचाने के लिए। लेकिन वो दोनों एम्पायर कहने लग जाते कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, बस यहाँ पर प्रार्थना कर सकते हो चैंटियन के लिए, क्योंकि चैंटियन हर बार किसी अजूबे के साथ इस तरह की मुसीबत से बाहर निकल कर आया, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी वैसा ही कोई अजूबा हो जाए और चैंटियन खुद ब खुद होश में आ जाए। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी वहाँ की जमीन वगैरह हिलने लग जाती है, मानो कि आसमान फट जाएगा, और उसके बाद चैंटियन के शरीर के अंदर से भयंकर पावर बाहर निकल कर आ रही थी। चैंटियन को इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि मानो उसके शरीर से उसकी जान बाहर निकल रही हो। सभी लोग एकदम घबरा जाते कि चैंटियन तुम्हें क्या हो रहा है, तुम ठीक तो हो ना। चैंटियन वहां से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ चुका था, जहाँ पर उसकी खुद की ही जो मार्शल स्पिरिट्स वगैरह होती है ना, वो आपस में भिड़ चुकी थी। चैंटियन की सोल भी इधर उधर फेंका रही होती है, क्योंकि वो खुद के कंट्रोल में ही नहीं था, एकदम पागल हुआ पड़ा था। वो उसे कोई होश नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, ना उसके शरीर में कुछ जान बची थी। वो कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, मेरे साथ ये नहीं हो सकता, मुझे होश में आना पड़ेगा, मुझे अभी बहुत सारे काम है जो करने हैं। पर तभी वहां पर वो बंदा पहुंच जाता है जिसकी पावर चैंटियन को मिली थी जब पहली बार चैंटियन पहाड़ से गिरकर मरने वाला था तब। तो वही बंदा यहाँ पर आकर चैंटियन को संभालता है, उसको सहारा देता है और उसे वही रीइंकार्नेशन वाली किताब के अंदर डाल देता है, ताकि चैंटियन जो है वो वापस से बिल्कुल ठीक हो जाए। ये वही किताब थी जो कि ट्रेजर है चैंटियन का, और इसी को लेने के लिए सारे के सारे लोग पागल बने थे। चैंटियन को प्रोटेक्टर ने वो किताब दी थी ना, कि अगर वो उस किताब की टेक्निक को समझ ले तो वो रीइंकार्नेशन में मास्टरी हासिल कर सकता है, लाइफ और डेथ के ऊपर उसका कंट्रोल हो जाएगा। तो इसी वजह से उस एंसेस्टर को ये पावर और ये किताब चाहिए थी। इसकी मदद से उसकी जो मास्टर है वो उसको वापस से जिंदा करना चाह रहा था, लेकिन इस चीज में वो कामयाब नहीं हो पाया और चैंटियन ने उसको जान से मार दिया। तो अब यहाँ पर यही किताब हेल्प करने वाली थी चैंटियन की वापस से उसको ठीक करने में। वो बिल्कुल मौत के कगार पे पहुंच चुका था, लेकिन जब वो किताब के अंदर गया तो किताब की पावर ने उसको मानो कि दोबारा से जिंदगी दे दी। किताब की सारी पावर चैंटियन के शरीर के अंदर जा चुकी थी। इस वजह से वहां पर लाइफ और डेथ वाला एक सर्कल बन जाता है, सेम वांगलिन जैसा। जब वो अपने लाइफ और डेथ के आर्टिस्टिक कंसेप्शन का इस्तेमाल करता है, तो यानी कि अब चैंटियन भी वांगलिन की तरह ही लाइफ और डेथ के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकता है। सब के सब लोग एकदम दंग रह जाते कि ये हुआ क्या, लाइफ और डेथ की पावर चैंटियन कैसे इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी पावर मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा था। हमने तो कहा ही था कि कोई अजूबा होगा और चैंटियन यहाँ पर दोबारा से जाग उठेगा, और वो अजूबा हो भी गया। चैंटियन यहाँ पर होश में आने लग जाता है, क्योंकि चैंटियन को मारना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जिस कमाल के सीन को दिखाते हैं ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।